हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम लोग उससे आगे बात करेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझेंगे। हालांकि बहुत जल्दी है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझना। एक पहली बार ज्योग्राफी पढ़ने वाले बच्चे को दिक्कत हो सकती है, बट जो रिवीजन मोड में है उनको बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत आसान है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, इसको समझने से पहले ड्रिफ्ट क्या होता है और कॉन्टिनेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो कॉन्टिनेंट मीन क्या है? महाद्वीप। और ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? उनका इधर उधर मूवमेंट या एक दूसरे से दूर जाना, ड्रिफ्टिंग होना। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो एल्फ्रेड वेगनर नाम का एक व्यक्ति था जिसने पहली बार इस बात के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि जो अर्थ है, ये एक्चुअल में जो आप लोग देख रहे हैं अर्थ को वैसे नहीं है, बल्कि इसके ऊपर जो है वो प्लेट्स बनी हुई है। और वो प्लेट जो है इधर उधर मूवमेंट कर रही है। और पहले जो है वो अर्थ जो है वो पूरी की पूरी के ऊपर जो सभी कॉन्टिनेंट्स थे वो एक साथ हुआ करते थे। और एक बड़ा महाद्वीप होता था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, और उसका नाम था पेंजिया। तो उनके अनुसार जो है अर्थ पर पहले एक तो था पेंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट होता था, उसका क्या नाम था? पेंजिया। और एक जो है, एक होता था पेंथलासा, जो कि एक सुपर ओशियन हो गया, एक महान महासागर हो गया। जो आज अलग अलग आपको ओशियन दिखते हैं, इन सबको मिला के पहले एक ही ओशियन था। और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट दिखते हैं, उनको मिला के सब एक एक सुपर कॉन्टिनेंट था। तो जो सुपर कॉन्टिनेंट उसका नाम तो हो गया पेंजिया। और जो महासागर था एक ही सबको मिला के उसका नाम था पेंथलासा। तो पेंथलासा एक ओशियन था, और पेंजिया जो है वो आपका एक सुपर कॉन्टिनेंट था। फिर बोलता है कि ये पेंजिया जो था ये दो पार्ट्स में बंट गया। ये पेंजिया जो था ये दो पार्ट्स में बंट गया। और ये पेंजिया जो दो पार्ट्स में बंटा, उसका अपर हिस्सा क्या था? अंगारा लैंड। अपर पार्ट क्या था? अंगारा लैंड। और नीचे वाला क्या था? गोंडवाना लैंड। और भारत जो है वो किसका हिस्सा था? वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ना कि अंगारा लैंड का। नॉर्थ वाले अगर देखोगे, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, ये सब किसका हिस्सा थे? अंगारा लैंड के। लेकिन साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब किसका हिस्सा थे? गोंडवाना लैंड का। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, अंगारा लैंड का नहीं था। तो साउथ वाला हिस्सा जो था, क्योंकि इंडिया जो है वो पहले दक्षिण गोलार्ध में हुआ करता था, फिर धीरे 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 प्लेटों के साथ मूवमेंट हुई है, तो इंडिया ऊपर की तरफ आके आज वर्तमान पोजीशन भारत की यहाँ भले ही हो, लेकिन पहले अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे तो इंडिया के पहले लोकेशन जो है वो यहाँ पर थी, अफ्रीका के पास। लेकिन आज जो है ऊपर की तरफ मूव करके इंडिया की प्रेजेंट लोकेशन क्या है? आज इंडिया की प्रेजेंट लोकेशन जो है वो ये है। लेकिन पहले साउथ में हुआ करता था इंडिया, ठीक है। तो ये जो है प्लेट्स की मूवमेंट हुई है। तो ये बात बताने वाला व्यक्ति कौन है सबसे पहले? तो सबसे पहला व्यक्ति था एल्फ्रेड वेगनर। ये जो महाद्वीपीय विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सिद्धांत जो है, ये एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। जर्मनी का मौसम वैज्ञानिक थे ये। 1912 के अंदर दिया था इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और उन्होंने क्या बताया कि सभी भूभाग जो है वो एक ही बड़े भूभाग का हिस्सा थे, जिसका नाम क्या था? पेंजिया था। तो उसका नाम क्या था? पेंजिया था, एक का हिस्सा थे। ये बताया इन्होंने। उसके बाद एक विशाल जल राशि थी जिसे क्या कहते थे? पैंथेलासा। यही बात आपको मैंने बताई। फिर जो है पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। उसको क्या बोलते थे? एक को अंगारा लैंड और दूसरा क्या था? गोंडवाना लैंड। और भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये बात आपको आइडिया होना चाहिए। अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो है, इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में किसने बताया? इन्होंने बताया कि सबसे पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि आपको कैसे पता एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, तो इन्होंने अपने तर्क दिए कि अगर सभी कॉन्टिनेंट्स को अगर मिला के देखोगे। कैसे मिला के देखोगे? अगर मैं यहां पर बात करूं, सभी कॉन्टिनेंट्स को अगर मिला के देखने की बात हो, तो सभी कॉन्टिनेंट्स को अगर मिला के देखोगे मतलब क्या है कि अगर मान लीजिएगा दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, यहां पर नॉर्थ अमेरिका है। इसके नीचे जो है यहां पर आपका साउथ अमेरिका है। और यहां पर आपका क्या है? अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपका यहां पर हो गया है ना। दिस इज अफ्रीका। तो अगर इनको मिलाओगे तो ये वाला हिस्सा जो है पूरी तरह से यहाँ सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। उसी प्रकार यूरोप वाला तो बोल रहा है अगर इनको सबको मिलाओगे ना तो ये जिग सा फिट बैठेगा आपका, ठीक है ना। ये सभी कॉन्टिनेंट जो है वो जिग सा फिट बैठेंगे आपके। ये बात ये कहना चाहते हैं। तो सभी कॉन्टिनेंट को आपस में मिलाओगे तो ये क्या बैठेंगे? जिग सा फिट बैठेंगे, अगर इनको आप यहां से इस तरह से मिलाओगे तो,
ठीक है। अगर ये हिस्सा जो है इसके एकदम ऐसे बैठेगा फिट, तो ये सभी कॉन्टिनेंट जो है वो जिग सा फिटिंग के अंदर, यानी एकदम आज भी जो है सही तरीके से मिला के देख सकते हो। तो इस प्रकार से इन्होंने कई प्रकार की बातें कही कि अगर फॉसिल्स देखोगे तो यहाँ का और यहाँ का सेम मिलेगा, तो ये मिले हुए होंगे तभी तो कभी ना कभी इनके ऊपर जीवाश्म जो है सेम बराबर मिलते हैं, सेम एज के मिलते हैं, ये तभी तो संभव हुआ होगा। तो इस तरह के उन्होंने तर्क भी दिए। बट जब उनसे ये पूछा गया फिर अलग कैसे हुए, तो वो अलग होते टाइम पे बोले कि पृथ्वी और के ऊपर जो है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण अलग हो गई। तो गुरुत्वाकर्षण का बल जो है, यानी आपका जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है अर्थ पर सन और मून का, उससे टाइड्स तो आ जाती है, यानी ज्वार भाटा तो आ जाता है, लेकिन क्या कॉन्टिनेंट अलग हो जाए, इतना बड़ा बल थोड़ी ना है वो। तो इसलिए इस आधार पर वो सही तरीके से नहीं बता पाए थे कि किस आधार पर ये अलग हुए थे कॉन्टिनेंट, जब जुड़े हुए थे सारे एक जगह पे तो अलग करने वाला फोर्स क्या था ये वो नहीं बता पाए थे। इसलिए उनकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी एक तरह से, यानी उसके उस टाइम पर वो थ्योरी नहीं चल पाई थी। बट बाद में एक कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई थी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या कहती है, संवहनीय धारा का सिद्धांत जो है, जिसने बताया कि अर्थ के नीचे से, यानी अर्थ के अंदर से क्या है, बहुत ज्यादा हीट है, गर्म है, तो वो मैग्मा जो है अर्थ के अंदर जो मटेरियल गर्म होता है, वो ऊपर की तरफ इस प्रकार से वो करंट चलते हैं, यानी वो ऊपर से इस प्रकार से अर्थ के अंदर ही अगर हम लोग देखें तो अर्थ के अंदर इस प्रकार से जो है ना करंट जो है ऊपर की तरफ फ्लो करता है। और इसके कारण जो है ये करंट जो है इस प्रकार से ये फॉलो करता है, ये मटेरियल जो है ऊपर की तरफ इस प्रकार से कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो प्लेट्स है इनका मूवमेंट जो इसी कारण होता है, इनका मूवमेंट जो इन प्लेट्स का मूवमेंट भी किसके कारण होता है, इसी के कारण होता है। तो अर्थ के ऊपर जो है ये ऐसे प्लेटें बनी हुई है एक्चुअल में। तो मैं प्लेट कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि अर्थ के ऊपर जो है ऐसी ऐसी प्लेट्स का मतलब हो गया कि बड़े बड़े जो है क्रस्ट के टुकड़े हैं, तो उनकी मूवमेंट होती है। आपने भूकंप देखा है, ज्वालामुखी देखा है, इन सब के कारण पीछे कारण क्या है, ये सब प्लेटों की मूवमेंट ही कारण है। ये प्लेटों की मूवमेंट ना हो तो ना कहीं अर्थक्वेक है, ना भूकंप है, ना कुछ नहीं है, एकदम शांति है। तो भूकंप जो है वो एक प्लेट जो है ये हो गई, तो ये इधर की तरफ आ रही है, यानी आप किसी ना किसी प्लेट के नीचे खड़े हैं अभी। आप भारत में हैं तो आप इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, आप उसके ऊपर है, ठीक है ना। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्लेट जो है वो आपके पैरों के नीचे अभी है। उसी प्रकार 7 बड़ी प्लेटें हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी है। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से अर्थ जो है वो बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटों में बंटा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है। तो अब अगली बात क्या बताना चाह रहा था मैं आपको कि जो करंट ये निकल रहा है इसके कारण जो है ये कॉन्टिनेंट, ये प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है और कहीं पर हो सकता है एक दूसरे के निकट आ रही हो। तो ये सारी की सारी कहानी किस कारण होती है, ये कन्वेक्शनल करंट के कारण होती है। तो बाद में पता लग गया, लेकिन एल्फ्रेड वेगनर जो थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी वो ये बात नहीं बता पाए थे। और वो ये बात नहीं बता पाए थे, कौन सी, एल्फ्रेड वेगनर नहीं बता पाए थे कि किस कारण ये अलग हुए थे सारे महाद्वीप, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके पीछे क्या कारण था, कन्वेक्शनल करंट। और कन्वेक्शनल करंट क्या है, अर्थ के अंदर से निकलने वाली धारा है। तो देखो आगे क्या है, आगे है आपका कि किस प्रकार से, एक सेकेंड, आगे क्या है कि बाद में पेंजिया 2 भागों में विभाजित हो गया और उत्तरी को अंगारा लैंड बोला गया और दक्षिणी को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इन दोनों भागों के बीच क्या था, टेथिस सागर था। टेथिस सागर क्या था, नीचे अंगारा लैंड था, यानी यहां पर जो आपका अंगारा लैंड, यहां पर गोंडवाना लैंड, बीच में कौन है, टेथिस सागर है, बीच में टेथिस सागर है, टी, सॉरी, थोड़ा इधर बना लेते हैं, ये गोंडवा अंगारा लैंड हो गया, अंगारा, और नीचे की तरफ जो है ये आपका गोंडवाना लैंड हो गया। और यहाँ बीच में जो सागर है वो कौन सा सागर आपका, तेथिस सागर, या तेथिया सी बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में ऐसे तेथिस सागर, ठीक है, तेथिस सागर या तेथिस सी। तो ये जो आपका इधर अंगारा लैंड और गोंडवाना के बीच में था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद बोल रहा है कि वेगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन के पीछे कोई तर्कसंगत कारण नहीं बता पाया, इसलिए एक नया सिद्धांत दिया गया। यानी एल्फ्रेड वेगनर क्या नहीं बता पाए कि ये अलग कैसे हुए महाद्वीप एक दूसरे से, तो ये प्लेट्स अलग कैसे हुई, इस ये नहीं बता पाए कारण। इसके कारण जो है एक नया सिद्धांत आया जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, जो कि आज दिन तक का मोस्ट, एक तरह से हम लोग रिसेंट मोस्ट साइंटिफिक, जिसको हम लोग आज तक समझ के चल रहे हैं, वो यही है। अभी आगे और नई थ्योरी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब है तो थ्योरी। लेकिन अभी हम लोग किसके पीछे मान रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को जो है मान के चलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो कब दी गई, किसके द्वारा दी गई, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, यानी प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, ये मैकेंजी के द्वारा
1967 में उनके साथ पार्कर और मॉर्गन, इन तीनों लोगों ने मिलकर दी थी 1967 में। और इन सिद्धांत जो है क्या बताता है कि प्लेटों के निर्माण, विकास तथा उनमें होने वाली गति के कारण उत्पन्न होने वाली भू आकृतिक घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से समझाता है। कौन समझाता है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझाता है। लेकिन निकली कहां से है? एल्फ्रेड वेगनर जो थ्योरी दी थी वो वाली, इसके अलावा जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है वो वाली, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, संवहनीय धारा का सिद्धांत, इन दोनों को मिला के एक तरह से क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ओशियनिक जो है आपका, उसके अंदर भी अगर हम लोग देखेंगे तो मिड ओशियनिक रीज वगैरह के अंदर तो सी सरफेस या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी है एक, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी इसी तरह की बात करती है। तो इन तीनों को ही मिला के जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक तरह से बनी है। तो बनाई किसने? मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने बताई। यह सिद्धांत प्लेटों के निर्माण, विकास और उन सबको समझाता है। महाद्वीपीय विस्थापन क्या बताता है? ये भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी, वलित पर्वत, ये सब किस सब का निर्माण कैसे हुआ, इन सब के बारे में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताती है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ये कि स्थल मंडल जो है यानी लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर कौन सा होता है? अर्थ का जो ऊपरी सरफेस होता है, अर्थ का जो ऊपरी सरफेस है, दिस वन, अर्थ का जो ऊपरी सरफेस है, कौन से वाला ऊपरी? ऊपरी सरफेस जो आपका ये वाला, दिस इज लिथोस्फीयर। ये क्या है आपका? लिथोस्फीयर है। दिस इज लिथोस्फीयर। ठीक है ना, ये आपका लिथोस्फीयर है। तो अपर सरफेस जो है इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, जो कि विभिन्न भागों में बंटा हुआ है। और उसके अंदर ये अलग अलग प्लेट्स है। जैसे कि मान लीजिएगा एक प्लेट आपकी, ये एक प्लेट हो गई, जैसे कि एक प्लेट आपकी ये हो गई यहाँ पर, ये एक प्लेट हो गई, फिर दूसरी प्लेट हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई, छठी हो गई, सातवीं। तो इस प्रकार से 7 बड़ी प्लेटें और कई सारी जो है छोटी प्लेटें हैं, जिनसे मिलकर जो है अर्थ का लिथोस्फीयर बना हुआ है। तो ये आप लोग देख लो अगली में डायग्राम में एक बार। ये देखो, ये जो है सबसे अपर जो लेयर है, दिस इज द लिथोस्फीयर। 0 से 100 किलोमीटर का एरिया जो है आपका, वो लिथोस्फीयर है। ये अर्थ के अंदर से कोर निकाला गया है, यानी अर्थ अगर मान लीजिएगा दिस इज अर्थ, तो ये अगर ये अर्थ है तो इसके अंदर से एक कोन का टुकड़ा निकाला गया है, बस यहाँ से ये सेंटर होगा, और इसमें से एक कोन जो है यहाँ से इस प्रकार से निकाला गया है। तो अर्थ की जो सेंटर से यहाँ से लेकर सरफेस से लेकर सेंटर तक जो है कितनी रेडियस कितनी है? 6371 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से कोण लिया गया है। तो अगर देखोगे आप लोग तो सबसे ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है? जैसे कि अगर मैं इसको बना के रखूं तो सबसे ऊपर वाली लेयर यानी अर्थ की ये वाली लेयर जो है, अर्थ की जो ये वाली लेयर है, दिस इज कॉल्ड लिथोस्फियर। सबसे ऊपर वाली लेयर अर्थ की लिथोस्फियर है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे अर्थ की लेयर है वो क्या है आपकी? एस्थेनोस्फियर है। लिथोस्फियर के नीचे 100 से 200 किलोमीटर तक ये वाला एरिया कौन सा है आपका? ये एस्थेनोस्फियर है। ठीक है, इसके बाद एस्थेनोस्फियर के बाद अगर आप लोग देखोगे तो इसके नीचे फिर मीजोस्फियर है। ये हिस्सा जो आपका मीजोस्फियर है। और मीजोस्फियर के नीचे जो है वो आपका वो पायरोस्फियर है। ये वाला हिस्सा जो आपका नीचे की तरफ, ये वाला पायरोस्फियर है। तो ये आपका मीजोस्फियर मध्य मंडल, ये आपका तापमंडल, टेम्परेचर ज्यादा है तो पायरोस्फियर हो गया, ये स्टेनोस्फियर हो गया। तो इस प्रकार से ये 4 स्फीयर्स में बंटा हुआ है। लिथोस्फियर यानी स्थल मंडल, एस्थेनोस्फियर, मीजोस्फियर। इनका आप वो भी देख सकते हैं कितनी कितनी हाइट पे है, यानी कितना कितने डेप्थ पे है, क्योंकि टोटल डेप्थ कितनी है? 6371 किलोमीटर, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से। इसके बाद 7 प्रमुख प्लेटें, बड़ी प्लेटें कौन कौन सी है उनके बारे में पता होना चाहिए। देखिएगा, एक है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यानी उत्तरी अमेरिका की प्लेट, मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगा ये। दूसरी है साउथ अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिका की प्लेट। इसके बाद है यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया की एक कॉमन प्लेट है, यूरोप और एशिया की प्लेट जो वो कॉमन है, दैट इज कॉल्ड यूरेशियन प्लेट, राइट। उसके बाद है अफ्रीकन प्लेट, तो अफ्रीका की प्लेट हो गई। फिर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसके बाद अंटार्कटिका प्लेट, उसके बाद पैसिफिक प्लेट। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो है फिर छोटी प्लेटों की अगर बात करें हम लोग, तो कुछ एक छोटी प्लेटों के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, इतनी तो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी दे रखी है? जॉन डे, जॉन डी फ्यूका प्लेट जो है, जॉन डी फ्यूका प्लेट है एक, एक कोकोस प्लेट है, एक नाजका प्लेट है, इसके अलावा अरेबियन प्लेट है, सोमाली करंट है, सोमाली प्लेट है, सॉरी करंट नहीं है, बर्मा प्लेट है, और फिलीपींस की प्लेट है। ठीक है, सोमाली करंट भी पढ़ेंगे हम लोग आने वाले टाइम में। तो ये जो है छोटी प्लेट है कुछ एक, जो आपको पता होना चाहिए इनका। आप लोग एटलस अगर आप लोगों के पास है तो एटलस में एक पेज है जहां पर प्लेट्स है, तो उन प्लेट्स को वहां से देख लो एक बार कि कौन सी प्लेट कहां पर है ना, उनका लोकेशन एक बार देख लो, छोटी प्लेट्स का स्पेशली कि कहां पर कौन सी पड़ती है। तो एटलस का यूज करना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आइडिया रखो। बड़ी प्लेटें 7 कौन कौन सी है?
नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कॉमन इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरोप और एशिया की कॉमन यूरेशियन, ठीक है। अंटार्कटिक हो गई, उसके बाद पैसिफिक हो गई। छोटी में जॉन डी फ्यूका हो गई, कोकोस, नाजका, इसके बाद कौन सी, अरेबियन प्लेट, सोमाली प्लेट, बर्मा प्लेट और फिलीपींस प्लेट। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जो है आपको नेक्स्ट चीज जो क्या पता होना चाहिए, यस, ये देखो यहां पर है, ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये आपकी साउथ अमेरिकन, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट होगी ना, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है दूसरे नंबर पे। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, ये आपकी जो है यूरेशियन प्लेट हो गई। चौथे नंबर पे आपकी अफ्रीकन प्लेट हो गई। पांचवें नंबर पर आपकी ये कौन सी है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये पूरी की पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी, ठीक है। इसके अलावा छठे नंबर पे अंटार्कटिक प्लेट है। सातवें नंबर पे आपकी पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट सातवें नंबर पे, दोनों तरफ होगी ना पैसिफिक, पैसिफिक प्लेट है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर जैसे जॉन डी फ्यूका है, कोकोस है, नाजका है, ये सारी की सारी जो छोटी प्लेट है, ये भी आपको इधर दे रखी होगी। तो ए से जो जॉन डी फ्यूका वाली ये रही, नाजका प्लेट ये रही, ठीक है, कोकोस प्लेट सॉरी ये रही, नाजका प्लेट ये रही, तो इस प्रकार से अरेबियन प्लेट रही, ठीक है। तो फिलीपींस प्लेट ये रही आपकी, तो इस प्रकार से बर्मा प्लेट ये रही, सोमाली प्लेट ये रही। तो ये सारी प्लेट्स जो छोटी थी, उनके भी नाम आपको विद डायग्राम दे रखे हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए क्लियरली। अदरवाइज मैप में से भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, अब प्लेटों की गति कैसे होती है, तो जैसे मैंने बताया कि थर्मल कन्वेक्शन के कारण होती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल अर्थ के अंदर, तो रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन होता है, जिससे उसमें हीट एनर्जी जो है रिलीज होती है, और उसके कारण चट्टाने पिघलकर मैग्मा का निर्माण करती है, और उससे जो है संवहन धाराएं यानी कन्वेक्शन करंट बनता है, कन्वेक्शन करंट बनता है, का निर्माण होता है, और वो प्लेटों पर बल लगाती है। कैसे बल लगाती है, दिस इज अर्थ, दीज आर द प्लेट्स, ये प्लेट्स है, ये प्लेट्स है। तो इस पर जो कन्वेक्शनल करंट होता है, ये आपका इस प्रकार से जो है, ये आपका इस प्रकार से रेड में लेते हैं कन्वेक्शनल करंट, से अर्थ का सेंटर है, तो इस प्रकार से बल लगाता है, तो जो इस प्रकार से कन्वेयर बेल्ट की तरह चलेगा। तो यहां से जो प्लेट होगी वो किधर जाने की कोशिश करेगी, इधर जाने की कोशिश करेगी। वहीं अगर यहां पर से ये चीज हो रही है, तो ये वाली प्लेट किधर जाने की कोशिश करेगी, इधर आने की कोशिश करेगी। वहीं पर ये चीज इधर हो रही है, तो ये वाली प्लेट इधर, तो कहीं पर तो ये प्लेट एक दूसरे के पास आ रही होती है, कहीं पर एक दूसरे से दूर जा रही होती है। इस तरह से ये कार्रवाई चलती रहती है, यानी कहीं पर एक दूसरे के प्लेट निकट आ रही होती है, कहीं पर दूर जा रही होती है। क्यों, क्योंकि एक जगह से एक प्लेट जो है दूर जा रही होगी, एक जगह से निकट भी आ रही होगी, और एक जगह पे क्या पता हो सकता है कि एक दूसरे के साथ स्लिप ओवर कर रही हो, है ना, इस प्रकार से। तो कहीं पर दूर जा रही है, कहीं पर नजदीक आ रही है। जो नजदीक आ रही है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस। और जब दूर जा रही होती है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो ये कन्वर्जेंस बाउंड्री, दूर जाना डाइवर्जेंस बाउंड्री, और ये आपका होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यही बात इसमें बता रखी है कि प्लेटों की गति जो है ये धाराओं के कारण होती है, ये बल लगाती है, तो इसके कारण प्लेटों की गति होती है। आगे बोलता है प्लेटों की गति के दौरान प्लेटें टकराती है और दूर जाती है, कहीं पर टकराती है, कहीं दूर, कहीं समानांतर चलती है, जिससे कई भूआकृतिक परिघटनाएं घटती है। जैसे कहीं पर पास आएगी, तो कुछ जो है आपकी भूआकृतिक घटना, यानी कुछ ना कुछ आपकी एक तरह से शेप जो है बनेगी। तो दूसरी जगह अगर कहीं पर जो दूर जा रही होगी, वहीं पर कुछ ना कुछ अदर जियोलॉजिकल शेप बनेगी, ज्योग्राफिकल शेप बनेगी, कहीं पर भूकंप आएगा, कहीं पर नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग। इसके बाद देखो आप क्या है, इसके बाद बोल रहा है कि प्लेटों की गति के दौरान प्लेटें टकराती है, यह परिघटनाएं प्लेटों के किनारों पर होती है, अतः इस सिद्धांत के अंतर्गत प्लेट का अध्ययन किया जाता है। किनारे कैसे, जैसे यहां से दूर जा रही है एक दूसरे से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जहां से दूर जा रही है एक दूसरे के, बस यहां से ले लो, जब दूर जा रही है एक दूसरे से, तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट। ए और बी दूर जा रही है ना एक दूसरे से, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। और जहां पर पास आ रही होगी एक दूसरे के, ये देखो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर पास आ रही है, तो इसको कन्वर्जेंट बोल देते हैं। तो प्लेटों की गति के अनुसार जो है प्लेटें तीन प्रकार की होती है, कौन सी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जिसको क्या बोलते हैं, अभिसारित प्लेट किनारे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री यानी अभिसारित प्लेट किनारे। और अपसारित कौन सी होती है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी जहां पर अलग जा रही है प्लेट्स। संरक्षित प्लेट बाउंड्री कौन सी होती है, यानी कंजर्वेशन, या फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये देखो, तो एक एक करके देखना है अभी। जैसे सबसे पहले हम लोग अभिसारित की बात करें, तो जहां पर प्लेट जो है कन्वर्जेंट हो रही है। अब क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना है, प्लेटें दो प्रकार की होती है।
कौन कौन से दो प्रकार होते हैं प्लेटों के? एक प्लेट होती है आपकी ओशियनिक, यानी ओशियन वाली, जैसे कि पैसिफिक प्लेट है, तो पैसिफिक ओशियन वाली प्लेट है, उसको बोलते हैं महासागरीय प्लेट या ओशियनिक प्लेट। एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय प्लेट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि महाद्वीप वाली प्लेट महाद्वीप के आपस में टकराए, ऐसा भी तो हो सकता है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या है? दो प्लेटों का एक दूसरे के निकट आना, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब हो सकता है कि वो दोनों प्लेट जो है महासागर की हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों प्लेट महाद्वीप की हो, यानी कॉन्टिनेंट की हो, या दोनों ओशियन की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक कॉन्टिनेंट की और एक ओशियनिक की। तो दोनों अलग अलग भी हो सकती है, वन कैन बी द कॉन्टिनेंट, अदर कैन बी ओशियनिक। तो ये जो बाउंड्री, जो कन्वर्जेंस है उनका, वो तीन प्रकार से हो सकता है। और एक बात ध्यान रखना कि ओशियनिक प्लेट जो होती है, महासागरीय प्लेट, वो जो है हमेशा भारी होती है, क्योंकि वो बेसाल्ट की बनी होती है, और बेसाल्ट की होती है वो डेंसर होती है और भारी होती है। और जो आपकी ओशियन जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, महाद्वीपीय प्लेट, ये हमेशा हल्की होती है, ग्रेनाइट की बनी होती है। ठीक है, तो ये डेंसर नहीं होती और हल्की होती है। तो दो प्रकार की प्लेट है, एक ओशियनिक है और एक कॉन्टिनेंटल है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो भारी प्लेट जो होती है वो हमेशा हल्की प्लेट के नीचे जाती है। अगर सपोज करो दो प्लेटें आपस में जब मिलेगी, जैसे कि नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, अगर दो प्लेटें आपस में मिलेगी, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो इसमें से जो प्लेट भारी होगी, जैसे ये एक ओशियन की है, एक ओशियन की है, दोनों ओशियन की है, दोनों महासागर की प्लेट है, इन दोनों में से मान लो ये वाली प्लेट हल्की है, तो ये वाली प्लेट क्या करेगी, इसके नीचे चली जाएगी। और जहां पर ये प्लेट नीचे जाती है, उस जोन को क्या कहते हैं? बेनियोफ जोन कहते हैं। उस प्लेट को क्या, उस स्पेस को क्या कहते हैं? बेनियोफ जोन कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये वाली प्लेट जो है इसके नीचे यहां जा रही है, तो यहाँ जो नीचे प्लेट जा रही है, ये नीचे प्लेट जो घुस रही है इसके, तो यहां पर क्या होगा? पृथ्वी के अंदर बहुत गर्मी है, हीट है। अब हीट बहुत ज्यादा है, अंदर की तरफ ये जाएगी तो ये पिघल जाएगी। अब पिघलेगी तो ये मटेरियल जो है प्रेशर के कारण बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो किस में निकलेगा? ये वोल्केनो की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड ज्वालामुखी। ये यहाँ से ज्वालामुखी, और यहाँ पर ये प्लेट जो है एक दूसरे के साथ जोर लगा रही है इधर से। यहाँ से तो वोल्केनो निकल गया, अभी भी ये प्लेट जोर लगा रही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पर? वलित पर्वत। एक हिस्सा नीचे चला गया, लेकिन एक हिस्सा नीचे चला गया, दूसरा हिस्सा जो है जोर लगा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? वलित पर्वत बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अंदर इस प्रकार से चीजें होती है। अब कौन कौन सी हो सकती है? एक तो ओशियनिक प्लेट हो सकती है, एक ओशियन की हो सकती है, एक कॉन्टिनेंट की हो सकती है। जब ओशियन है तो उनमें से जो भारी होगी वो नीचे चली जाएगी। इनमें से मान लो ये भारी है, ये वाली ओशियनिक प्लेट भारी है, तो ये वाली नीचे चली, यानी भारी होती है वो नीचे जाती है हमेशा, हल्की होती है ऊपर रहती है। तो अगर ये वाली भारी है तो ये वाली नीचे चली जाएगी, ये बात याद रखना है। अगर ये ओशियन है, ये कॉन्टिनेंट है, तो इनमें से कौन भारी होगी? इसमें ओशियन वाली भारी होगी, सीधी सी बात है। तो ये वाली नीचे जाएगी ओशियन वाली, कॉन्टिनेंट वाली भारी नहीं है तो ये ऊपर रहेगी। तो यहां पर जो है इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, वहीं तीसरी क्या कंडीशन हो सकती है कि दोनों ही प्लेट कॉन्टिनेंट की हो, ये भी कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है। अब कौन सी नीचे जाएगी? अब कौन सी प्लेट नीचे जाए? अब कोई सी भी नीचे नहीं जाएगी। जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट होती है तो कोई सी भी प्लेट नीचे नहीं जाती है, दोनों ही ऐसे आपस में फोर्स लगाती है, और यहां पर माउंटेन बन जाता है, फोल्ड माउंटेन। इस जगह पर ये फोल्ड माउंटेन बन जाता है, एक भी प्लेट नीचे नहीं जाती है एक दूसरे के, तो इस माउंटेन को फोल्ड माउंटेन, जैसे कि हिमालय पर्वत है, ये दो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट के मिलने से बना हुआ है। कौन कौन सी? जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट और नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इनके टकराने से जो है हिमालय बना है। तो हिमालय किस प्रकार का उदाहरण है? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट बाउंड्री का उदाहरण है। ठीक है, जब अलग अलग घटनाएं होती है, देखो अभी एक चीज कि मान लो अब ये दो प्लेटें टकराई, प्लेटें टकराएगी तो एनर्जी जो है यहाँ पर पहले तो इकट्ठी होगी और फिर एकदम रिलीज भी होगी। ठीक है, रिलीज होगी ये प्लेटों के अंदर एनर्जी इकट्ठी होगी एकदम, तो वो जो है अर्थ क्यों आपका भूकंप आएगा। क्या इस बाउंड्री, जब इस तरह की बाउंड्री होगी तो इसमें क्या ज्वालामुखी आएगा? बिल्कुल आएगा। ये प्लेट पिघलेगी, नीचे जाके ज्वालामुखी निकलेगा। इसमें आएगा, बिल्कुल ज्वालामुखी निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। उसी प्रकार कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट मिल रही है तो एक भी प्लेट नीचे नहीं जा रही है, तो यहां पर ज्वालामुखी आने की संभावना नहीं है। यहां केवल क्या होगा? अर्थक्वेक, भूकंप आएगा। यानी हिमालय में केवल भूकंप आएगा, कभी भी वोल्केनो नहीं है, ज्वालामुखी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री है वहां पर। ये बात आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इन प्लेटों के बारे में एक एक करके आइडिया ले लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें लिखा हुआ है वो पढ़ा देता हूँ। ये बेसिक बात मेरे ख्याल से
थोड़ा सा बताना जरूरी था, आपको पढ़ाना जरूरी था। ठीक है, तो इसमें देखो अब अगली बात क्या है। जिस क्षेत्र में प्लेट धंसती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री, अच्छा ये रहा। जिस क्षेत्र में प्लेट धंसती है उसे बेनियोफ जोन कहा जाता है। धंसने वाली प्लेट गर्म होकर नष्ट हो जाती है तथा पिघलती है। और विनाशकारी प्लेट, इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट कहते हैं। जो प्लेट नीचे जाती है इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बोलते हैं। ठीक है ना, इसका डिस्ट्रक्शन होता है, विनाशकारी प्लेट। इन प्लेट किनारों पर उच्च तीव्रता के भूकंप, विस्फोटक, ज्वालामुखी उद्गार एवं बलित पर्वतों का निर्माण होता है। कॉन्टिनेंटल प्लेट लाइट होती है, ग्रेनाइट की बनी होती है। ओशियनिक प्लेट बेसाल्ट की बनी होती है, ये हैवी होती है। प्लेटों की प्रकृति के आधार पर अभिसारित प्लेट किनारे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीन प्रकार के किनारे, तो ये देखो आपका महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय महासागर, यानी क्या हो सकता है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, देखो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो सकता है एक तो। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, कॉन्टिनेंटल ओशियनिक कन्वर्जेंस हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, ओशियनिक ओशियनिक प्लेट का कन्वर्जेंस हो सकता है। ठीक है, जब ये आपस में टकराती है तो तीन प्रकार से कन्वर्जेंस हो सकता है इनका। जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल होता है तो इन प्लेट किनारों पर दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है, यानी दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होगा। यानी इस प्रकार से एक प्लेट ये कॉन्टिनेंट की है, दूसरी प्लेट ये है, ये इधर की तरफ आ रही है, ये भी इधर की तरफ आ रही है। तो इसमें क्या हो, इन प्लेट किनारों पर उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं तथा वलित पर्वत, ये नीचे तो कोई सी जाएगी नहीं कॉन्टिनेंट की है तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, वलित पर्वत बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार तब तक नहीं होता जब दोनों प्लेटों के बीच जल स्थित नहीं होता है। जब पानी होता है दोनों के बीच में तब तक ज्वालामुखी आता है, वोल्केनो आता है, नहीं तो नहीं आता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, एकदम सही बात है। यूरेशियन तथा अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से आल्प्स माउंटेन, आल्प्स माउंटेन किधर है, आल्प्स पर्वत आप लोगों ने देखा होगा यूरोप में, किससे बना है, आपकी ऑस्ट्रेलिया अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ऊपर अफ्रीका आपकी यूरेशियन है, नीचे से अफ्रीकन प्लेट, उसके कारण जो है आल्प्स पर्वत बना है। इस प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी उद्गार भी होता है। कुछ ज्वालामुखी चोटियां निम्नलिखित है, इन पर ज्वालामुखी बीच में पानी है, तो एटना है, जैसे एटना ज्वालामुखी है वहां पर। स्ट्रोम्बेली लाइट हाउस ऑफ जो है ना आपका इसका मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का स्तंभ, प्रकाश स्तंभ कौन है, स्ट्रोम्बेली है, तो ये ज्वालामुखी है वहां पर। उसके बाद जो है आपका विसुवियस ज्वालामुखी है वहां पर, यूरोप के अंदर है सारे के सारे। तो ज्वालामुखी चोटियां कौन कौन सी यहाँ पर, एटना, माउंट एटना, इसके अलावा माउंट स्ट्रोम्बेली, इसके अलावा विसुवियस, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका महाद्वीपीय महाद्वीपीय, इन प्लेट किनारों पर क्या होता है, महाद्वीपीय महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट बाउंड्री, इन पे क्या होता है, तो ये देखिएगा आप, जब महाद्वीप वाली प्लेट महाद्वीप वाली प्लेट से टकराती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आपका, ऐसी स्थिति में आपका उच्च तीव्रता के भूकंप तथा विस्फोटक ज्वालामुखी आएंगे। क्यों, क्योंकि अब जो है एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी, और कौन सी जाएगी, जो भारी है जो डेंसर है वो जाएगी नीचे। तो जब आपका एक महाद्वीप होगी और एक ओशियन होगी, सॉरी ओशियन, महाद्वीप और ओशियन की बात है, तो महाद्वीप वाली तो कभी नीचे जाती नहीं है, तो ओशियन वाली प्लेट नीचे जाएगी। ठीक है ना, विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, इन किनारों पर वलित पर्वत, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वलित पर्वत बन जाएंगे ना, जैसे कि आपका इंडीज देख सकते हो, रॉकीज देख सकते हो, उसी का उदाहरण है। ठीक है, और यहाँ पर ज्वालामुखी भी आएंगे। ज्वालामुखी क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ से ये प्लेट नीचे गई है, तो ज्वालामुखी भी आएंगे और वलित पर्वत भी बनेंगे। इसका उदाहरण क्या है, उत्तरी अमेरिका में देखोगे तो रॉकी पर्वत है, वॉल्केनिक पीक्स होगी, हुड है, रेनियर है, सस्ता है, ये जो आपकी वॉल्केनिक पीक्स है, जो है ज्वालामुखी चोटियां हैं, रॉकी पर्वतमाला है पूरी की पूरी। अगर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में आप देखोगे, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जब आप लोग देखोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा रॉकीज माउंटेन चेन है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर ये आपकी पूरी रॉकीज पर्वतमाला है, यहाँ पर ये पूरी रॉकीज पर्वतमाला है। ठीक है, उसके बाद अगर दक्षिण में आओगे तो दक्षिण में आपकी यहाँ पर क्या है, एंडीज पर्वतमाला है। तो ये कैसी है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन प्लेट जो है वो किसके नीचे जा रही है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के, इधर की तरफ आपकी पैसिफिक ओशियन प्लेट है, तो पैसिफिक ओशियनिक प्लेट है वो। ओशियन वाली प्लेट हमेशा कॉन्टिनेंटल वाली प्लेट के नीचे जाती है, तो उसके कारण यहाँ पर वलित पर्वत और ज्वालामुखी भी मिलेंगे इसके अंदर। इधर भी नीचे की तरफ भी सेम चीज है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, इधर ओशियनिक प्लेट नीचे जाएगी, तो यहाँ ज्वालामुखी भी होंगे और वलित पर्वत भी बनेंगे। तो यही बात आपको ये बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पर ये बता रहा है। तो देख लो, नाजका दक्षिण अमेरिकी प्लेट का जहां पर हो रहा है, वहां पर एंडीज माउंटेन है, वोल्केनिक पीक होगी, जैसे कौन कौन सी, कोटोपेक्सी है,
उसके बाद चिम्ब्रागो है, इसके बाद एकांगुआ है, ये आपकी वोल्केनिक पीक्स भी है वहां पर, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद महाद्वीप, महासागरीय, महासागरीय यानी ओशियनिक, ओशियनिक प्लेट मिलेगी, तब क्या होगा, ये भी प्लेट ओशियनिक है, ये भी ओशियनिक है। अब कौन सी नीचे जाएगी, अब जाएगी जो डेंसर है, इनमें जो भारी है वो नीचे जाएगी। यानी एक बात याद रखो, महासागर वाली प्लेट कभी भी नीचे नहीं जाती है, केवल जो है ओशियन वाली प्लेट ही नीचे जाती है। ये बात आपको ढंग से आइडिया होना चाहिए। और ओशियन, ओशियन मिलेगी तो जो भारी होगी वो नीचे जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है, अंततः इन प्लेट किनारों पर उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं और विस्फोट ज्वालामुखी भी आते हैं। इस ज्वालामुखी द्वार से निकलने वाले लावे के ठंडे होने से आइलैंड आर्क, यानी जैसे कि ये अगर नीचे की तरफ चली गई तो पूरी की पूरी यहाँ पर एक आइलैंड की आर्क बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं, द्वीपीय चाप बोलते हैं। जो समुंदर है वहां पर दो प्लेट चली गई, एक दूसरे के नीचे एक प्लेट चली गई, तो यहाँ पर जो ज्वालामुखी निकलेगा तो उसकी पूरी एक आर्क बन जाती है, इसको बोलते हैं द्वीपीय चाप, कई ज्वालामुखी निकले हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड आर्क बोलते हैं। इन प्लेट किनारों पर गहरी महासागरीय गर्तों का निर्माण होता है। इन प्लेट किनारों पर क्या होगा, आपकी ओशियनिक रिज, आपकी सॉरी ये बनेगी, तो आपकी गर्त बनेंगे, जैसे कि मरियाना गर्त है, मरियाना ट्रेंच है, तो जहां पर इन प्लेटों का किनारा होगा वहां पर क्या बनेंगे, गर्त बनेंगे। गर्त मतलब होता है ट्रेंच, जैसे कि मरियाना ट्रेंच है, विश्व की सबसे बड़ी गहरी ट्रेंच है। फिलीपींस प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है आपकी, इससे ऐसे ऐसा ही कर रही है कि फिलीपीन वाली प्लेट जो है वो क्या कर रही है, प्रशांत महासागर वाली प्लेट जो है उसके साथ है, तो वहां पर क्या बना हुआ है, मरियाना ट्रेंच बना हुआ है, उसका उदाहरण दे दिया। उसके बाद अपसारी प्लेट बाउंड्री, यानी जब प्लेटें एक दूसरे से दूर भागती है तब क्या होता है। तो देखो, जब प्लेट एक दूसरे से दूर भागेगी, अब की बार क्या हो रही है कंडीशन, पहले तो पास आ रही थी, ऐसे आ रही थी, अब दूर भाग रही है, तो इनके बीच में स्पेस होगा ना, तो इससे क्या होगा, खाई बनेगी, खाई बनेगी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तो खाई बनेगी। जब एक दूसरे से प्लेट दूर होगी तो वहां पर एक तरह से खाई बनेगी, तो रिफ्ट वैली बनती है, जिसके अफ्रीका की रिफ्ट वैली है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, वो कैसे बनी है, प्लेटों के दूर होने से, तो यहाँ पर रिफ्ट वैली बनती है, यानी खाई बनती है एक तरह से। तो अब सारी प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, दूर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। इन प्लेट किनारों पर दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है, जिससे दोनों प्लेटों के बीच एक भ्रंश रिफ्ट का निर्माण होता है, तो दोनों दूर जाएगी तो यहाँ पर एक गड्ढा बनेगा ना। इन प्लेट किनारों पर माध्यम से निम्न तीव्रता के भूकंप तथा ज्वालामुखी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो रखा है, तो ज्वालामुखी भी आ सकता है, भूकंप भी आ सकता है। इस दौरान निकलने वाला ज्वालामुखी ठंडा होता है, और ठंडा होकर वो लावा जो है वो ठंडा हो जाता है, और उसके बाद जो है क्रस्ट बन जाती है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में डिस्ट्रक्शन होता है, इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर नई प्लेट बाउंड्री बन रही है, एक तरह से नई प्लेट बाउंड्री नहीं बल्कि नई क्रस्ट बन रही है, इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। महासागरीय क्षेत्रों में इन प्लेट किनारों पर महासागरीय कटक, रिज का निर्माण होता है। जैसे कि अगर महासागरों में बात करें तो अगर एक दूसरे से दूर जाएगी तो रिज बन जाती है, जैसे कि आप देखोगे तो मिड ओशियनिक रिज है, कहां पर है मिड ओशियनिक रिज, अगर आप अंटार्कटिक के अंदर देखोगे, अंटार्कटिक ओशियन के अंदर, तो वहां पर आपकी बड़ी लंबी जो है एक आपकी ओशियनिक रिज है, जो उत्तर अटलांटिक महासागर है, दक्षिण अटलांटिक महासागर है, तो पूरा इस तरह से जो है वो एक रिज आ रही है, यानी एक आपकी कटक आ रही है, तो वो दुनिया की सबसे लंबी जो है गरत है, जो कि अटलांटिक सागर में, यहाँ पर लिखा भी होगा, देख लेना, मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। मिड ओशियनिक जो मिड अटलांटिक रिज जो है, मिड अटलांटिक रिज जो है, ये दुनिया की सबसे लंबी रिज है, मिड अटलांटिक रिज, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी मिड अटलांटिक रिज या पर्वत श्रेणी कह सकते हो इसको। उसके बाद है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट के इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर रही है, तो इस टाइम पर क्या होगा, भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी नहीं आएगा, ऐसे कर रही है जब एक दूसरे की प्लेट, तो उससे क्या हो सकता है, उसके कारण केवल और केवल जो है भूकंप आ सकते हैं, ज्वालामुखी नहीं आते, ठीक है। तो आरक्षित प्लेट में क्या होता है, केवल भूकंप आते हैं, केवल भूकंप आते हैं, ठीक है। आरक्षित में क्या होता है, इन प्लेट किनारों पर प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलती है, इन प्लेट किनारों पर निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं तथा रूपांतर भ्रस यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है। इन प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, जैसे कि जॉन डी फ्यू का उत्तरी अमेरिकी प्लेट। तो ये थी तीन प्रकार की प्लेट बाउंड्री, और इसी के साथ जो है आज वाली क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग वोल्केनो, अर्थक्वेक वगैरह अलग अलग जो है टॉपिक्स के माध्यम से चीजों को पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने जो पढ़ी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी,
तो ये आप लोगों को बेसिक सा आइडिया जो है एक तरह से रहना ही चाहिए। रिवीजन में हम लोगों ने फटाफट से चीजों को कर लिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोशिश रहेगी कि एचसीएस के पेपर तक आप लोगों को मोस्टली टॉपिक्स में करवा दूं। बाकी देखते हैं, कोशिश तो करना हमारा फर्ज है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। सी यू।